हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक सच्ची और भूतिया कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की सच्ची भूतिया कहानी। 10th और 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम्स तो आप में से हर किसी ने दी होगी या फिर अगले साल देने वाले होंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और अपनी 10वीं की एग्ज़ाम्स देने आपको अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर शहर में जाना हो और अपनी बीमारी की वजह से आपको अनजान शहर में एक किराए की जगह पर अपने मम्मी पापा के साथ कुछ दिन गुजारना पड़ जाए और वो घर एक हॉन्टेड प्लेस हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही एक विचित्र घटना हमारे मयूर के साथ हुई है। इस कहानी के पात्रों के नाम हमने बदल दिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बारे में किसी को पता चले। बात है 2013 की, जब ये घटना हुई थी। मयूर पंड्या नाम का गुजरात का एक लड़का, जिसके गांव में 10वीं तक स्कूल तो थी, लेकिन वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं था। मयूर और उसकी फैमिली वैसे तो पोरबंदर शहर में रहते हैं, लेकिन वो अपने घर से 45 किलोमीटर दूर स्थित गांव में एक छोटी सी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। इसका कारण था उसकी एक गंभीर बीमारी। बचपन में जब उसे किसी स्कूल ने दाखिला नहीं दिया, तो उसके परिवार ने उसे गांव में रहकर पढ़ाने का फैसला किया। गांव में उस समय ये सब चलता था कि अगर आपके बच्चे का नाम लिखवा दिया और उसे कोई दिक्कत है तो सिर्फ एग्ज़ाम देने आना पड़ता है और वो अपने घर पे ही रहकर पढ़ाई कर सकता है। एक तरह से एक्सटर्नल स्टडी होती थी। मयूर उसी तरीके से अपने गांव में पढ़ता और जब स्कूल में एग्ज़ाम्स होती तो वो एग्ज़ाम देने जाता। देखते ही देखते 10वीं आ गई और उसका एग्जामिनेशन सेंटर आया गांव से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे शहर में, जो मयूर के शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। इसका मतलब अगर वो अप डाउन करने की सोचते तो मयूर सुबह 10:30 बजे पेपर देने पहुंच ही नहीं पाता। तो तय हुआ कि उसी शहर में किसी जगह 15 दिन या 1 महीने के लिए घर किराए पर ले लेते हैं, ताकि वहीं से आराम से पढ़ाई करके मयूर एग्ज़ाम्स दे सके। वो लोग बहुत सारे घर देखते हैं एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले, और बजट के हिसाब से एक पुराना घर उन्हें मिलता है जिसका किराया लाजमी था। वो लोग पहली बार उस शहर में रहने जा रहे थे। वहाँ एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जाकर सफाई की गई और रात को मयूर अपने पापा मम्मी के साथ वहीं नीचे चटाई बिछाकर सो गया। इसी तरह उन्हें अगले 15-20 दिन बिताने थे। मयूर के पापा को घर थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे दम घुटना और आलस आना ऐसे अनुभव उनको हो रहे थे। 2 दिन ऐसे ही बीते और पहले पेपर के लिए मयूर निकल गया। उसके मॉम डैड भी उस स्कूल में उसके साथ गए और गुड लक विश किया। 3 घंटे बाद मयूर खुशी से झूमता हुआ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया। वो लोग घर पहुंचे और पेपर कैसा गया और अगला पेपर के लिए कितनी तैयारी हो गई है, ये सब बातें करने लगे। उसके अगले दिन मयूर के पापा को अपने शहर वापस आना था क्योंकि उनकी नौकरी वहाँ थी और मयूर के दोनों भाई बहन भी घर पर अकेले थे। खाने पीने की और सोने की सारी व्यवस्था करके मयूर के पापा चले गए, लेकिन उन्होंने मयूर की माँ उमा देवी को नहीं बताया कि घर में कुछ घुटन जैसा है, शायद ये सोचकर कि आखिर कितने ही दिन रहना है। अब आपको घर का एक मैप समझा देते हैं। जैसे ही आप घर के मेन गेट से अंदर आते हैं, पहले लंबी खाली जगह पड़ती है जहाँ लेफ्ट साइड पर लाइट, मीटर, केबल, कुछ तारे और कपड़े सुखाने के लिए डोरियाँ आती हैं। राइट साइड पर एक सीढ़ी आती है और उसके नीचे मीठे पानी की टंकी, आगे जाकर टॉयलेट, वॉशरूम, फिर किचन और फिर अंत में लिविंग रूम। पहले माले पर एक ही रूम था। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही ऊपर एक नए माले का काम चल रहा था जो अभी रुका हुआ था।
हर जगह टूटे पत्थर, सीमेंट के छींटे और चलने तक की व्यवस्था नहीं। यानी ऊपर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और घर नीचे से इस तरह से पैक हो चुका था कि हवा हो या परिंदा लिविंग रूम की विंडो से ही या फिर मेन गेट से ही अंदर आ जा सकते थे। और कोई रास्ता नहीं था। यानी कि हवा और सूर्य की किरणों के आने की कोई और व्यवस्था ही नहीं थी। दूसरे दिन सुबह जब मयूर पेपर देकर आया, तब उमा देवी को भी लगा ये घर कुछ ठीक नहीं। लेकिन वो क्या करती? अगर बच्चे के सामने ऐसी बातें करती तो वो बेचारा पढ़ने की बजाय डरा रहता। शाम को वो लोग खाना खाने गए, तब रास्ते से उमा ने अपने पति महेश भाई को फोन किया और अपने मन की दुविधा बताई। सुनिए, इस घर में कुछ गड़बड़ लगती है। महेश ने पूछा। कैसी गड़बड़? उमा ने कहा, देखिए ना, अंदर जाते ही मन नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से बाहर निकल जाऊं। महेश ने कहा, अरे सुनो, तुम लोग वहाँ चूल्हे में ही खाना पका लो जो हम यहाँ से ले गए हैं। बाहर जाओ ही मत, मैं 2 दिन में आ रहा हूँ। अब वो घर आए। मयूर तो सीधा पढ़ाई करने उस छोटे कमरे में चला जाता। उमा देवी ने सोचा उसको क्यों परेशान करना, तो उसने एक चेयर निकाली और रूम के बाहर सीढ़ियों के पास बैठ गई। अब वो बैठी इस तरह थी कि उसके पीछे से एक किचन पड़ता था और आगे सीढ़ियाँ। मतलब दोनों के बीच उमा देवी बैठी बैठी एक छोटे लैम्प की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। किचन का दरवाज़ा आधा बंद था। वहाँ की लाइट भी बंद थी। आधे घंटे बाद वहाँ से आवाज़ आती है। एक स्टील का गिलास गिर जाता है और रोलिंग करता करता आवाज़ें करता है। उमा देवी का ध्यान भंग हुआ और उसने आवाज़ दी, मयूर, ओ मयूर, तू है क्या किचन में? लेकिन मयूर तो पढ़ाई कर रहा था। नहीं, मैं नहीं हूँ माँ। क्या हुआ? अब उमा देवी को विचार आया, कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई। वो किचन में गई, लाइट ऑन की और देखा गिलास किचन की नाली के पास जा गिरा था। और उसने देखा कि मटका तो किचन के ऊपर 2 फीट दूर था। वहां से अगर कोई चीज गिरे तो वहीं पर रहेगी, नीचे कैसे आ सकती है? थोड़ी देर ख्याल आया और डर की वजह से उमा देवी सोच रही थी। फिर उसने सोचा कुछ नहीं होगा और गिलास ले लिया और धोने लगी। उसी वक्त दूसरी मंजिल पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बड़े सख्त जूते पहनकर चल रहा हो। अब उमा देवी के होश उड़ गए, क्योंकि ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मेन गेट। लेकिन वो बंद था और ऊपर तो दूसरी मंजिल का काम चल रहा था, तो कोई टेरेस से तो आ नहीं सकता था। इस विचार से सीधा ही उमा देवी गिलास छोड़कर बाहर निकली किचन से और सीढ़ियों के सामने देखने लगी। दरअसल वो सोच रही थी कि ऊपर जाकर देखना चाहिए कि नहीं। पहले तो पीछे मुड़ी और रूम में देखा तो मयूर पढ़ रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था। अब वो डरने लगी कि बेचारे उसके बेटे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आ जाए। उमा देवी को पीछे मुड़कर देखने में भी डर लग रहा था। फिर भी हिम्मत करके उसने अपने छोटे सैमसंग मोबाइल में टॉर्च चालू की और सीढ़ियों से ऊपर देखा। गुप्त अंधेरा और चमगादड़ों की आवाज़ ने उसके दिल को दहला दिया। एक एक करके वो स्टेप्स लेती गई और आगे बढ़ी। ऊपर पहुंचकर देखा तो कुछ नहीं, बस सीमेंट में लिपटी अंधेरे में कम दिखाई देने वाली काली दीवारें। उमा देवी ने सोचा, यहाँ कोई था क्या? आवाज़ तो यहीं से आ रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी लगी है। आपको पता होगा, कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन चल रहा हो तो वहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारी धूल मिट्टी लगी होती है। उमा ने देखा तो वहाँ कोई किसी के चलने के निशान नहीं गए थे। हाश, मैं तो भला क्या क्या सोच रही थी। वो नीचे आ गई और देखा तो रात के 10 बज गए थे। 2 घंटे मयूर और पढ़ा और फिर दोनों माँ बेटे सोने लगे। अगले दिन छुट्टी थी तो मयूर ने कहा, माँ, मैं सुबह 7 बजे ही उठूंगा। फिर दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह उमा ने महेश को सब बताया। अब महेश टेंशन में आ गया था। अरे, तुम चिंता मत करो, मैं कल वहाँ आ ही रहा हूँ। फिर तुम 2-3 दिन के लिए यहाँ आ जाना।
फोन रखकर वो सोचने लगा, हे भगवान, क्या हो रहा है? अभी तो हमें 9-10 दिन और निकालने हैं। उस दोपहर उमा ने घर में ही खाना बनाया और माँ बेटे ने खाना खाया। घर के ठीक सामने एक मालधारी दूध की डेयरी थी। वहां से उमा दूध लाती और अपने बेटे को दे देती। शाम हो गई। आज उनको आए 4 दिन हो गए थे। शाम का खाना बनाया और किचन में ही खाया। उसी वक्त उमा को लगा जैसे सामने से कोई गुजरा है, जैसे कोई काला साया हो। उसके तो मानो होश ही उड़ गए। मयूर किचन के दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा था और सामने उसकी माँ। मयूर ने पूछा, माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? उमा को यकीन हो गया था कि घर में कुछ हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं बेटा। उसने जैसे तैसे करके खाना खाया और मयूर कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। अगले दिन उसके लिए टफ पेपर था। उमा देवी किचन में बर्तन मांज रही थी। बार बार उसका ध्यान वहीं जा रहा था जहां उसने परछाई देखी थी। घबरा कर वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके रूम में आ गई और रूम के सामने बैठी बैठी कुर्सी पर किताब पढ़ने लगी, क्योंकि आज उसकी हिम्मत नहीं हुई सीढ़ियों के पास बैठने की। तभी किचन से किसी के चलने की आवाज आई। उसने देखा तो मयूर पढ़ रहा है। वो धीरे से उठी, किचन की ओर गई, लेकिन वहां सब नॉर्मल था। अब फिर से पिछले दिन की तरह ही एक आवाज आई, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा था। ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी मंजिल पर दौड़कर कहीं से गुजरा है। वो रोने लगी और रोते रोते सीढ़ियों के सामने गई और देखा तो कुछ नहीं था। फिर भगवान का नाम लेकर वो ऊपर चढ़ने लगी। हे भगवान, रक्षा करना, क्या हो रहा है इस घर में? उसने ऊपर जाकर देखा तो सब वैसे का वैसा था। वो मुड़कर जाने लगी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पर इस बार पैरों के निशान थे, जो कि लंबी टेरेस की ओर जा रहे थे। वो डरकर भाग गई, नीचे आकर सो गई। अकेली वो बहुत डरने लगी। मयूर भी सोचने लगा कि माँ क्यों अचानक से सो गई। मयूर ने कहा, माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे सर दर्द हो रहा है। जैसे तैसे करके वो रात निकली और सुबह उमा ने महेश को फोन पर सब बताया। महेश ने कहा, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं आज आने वाला था, लेकिन एक इमरजेंसी काम आ गया है। मैं कल सुबह की बस पकड़कर आता हूँ, फिर तुम यहाँ चली आना। लेकिन कल तक मैं अकेले कैसे रहूंगी? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे, वो कोई पड़ोसी का बच्चा होगा, अपनी बॉल लेने टेरेस पे आया होगा। नहीं, मैं कोई नासमझ नहीं हूँ, वहाँ कोई बच्चा नहीं आ सकता। देखो, एक काम करो, एक दिया और अगरबत्ती जलाकर बोलो, आप जो भी हो, हमें हमारी मजबूरी से यहाँ आना पड़ा है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम एक हफ्ते में चले जाएंगे। उमा ने वैसे ही किया और पूरे दिन शांति रही। रात के खाने के वक्त तक उसका मन प्रफुल्लित था। खाना खाने के बाद एज यूजुअल उसने बुक खोली। तभी सामने एक परछाई दिखाई दी, जो किचन से निकली और धीरे धीरे चली और दीवार की ओर गई। उमा उसे देखकर सुन पड़ गई, लेकिन उसको सवाल आ रहा था कि आखिर वो किसकी परछाई है। उमा डर के मारे चिल्ला देती, कौन है, कौन है माँ? मयूर खड़ा होकर दौड़ता है और उसकी माँ के पास जाता है। मयूर ने कहा, माँ, माँ, क्या हुआ तुझे? वो बोल नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। तो मयूर ने फिर से कहा, माँ, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम मुझसे कुछ छिपा रही है। क्या था? क्या देखा तुमने? क्यों रो रही हो? उमा ने कहा, चुप कर। वो रोए जा रही थी। पढ़ाई करनी है तो कर, नहीं तो सो जा। मयूर गुस्से में सो गया। उसकी एक आदत थी, जिस दिन पेपर हो उस दिन सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटे पढ़ता था। अगली सुबह वो उठा और उसने सोचा, माँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? अच्छा है, आज पापा आने वाले हैं, बताऊंगा उन्हें सब। शाम को उसके पिताजी महेश भाई आए 4 बजे और पति पत्नी दोनों खाना बनाने लगे किचन में।
मयूर के सो जाने के बाद उसने सब महेश को बताया। महेश ने कहा, अरे चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, मयूर का भी ख्याल रखूंगा, कल सुबह तुम निकल जाओ। उस रात कुछ नहीं हुआ और अगले दिन एग्जाम पूरा करके मयूर जब घर आया तो उमा ने कहा, बेटा मैं चलती हूँ, पापा के साथ रहना 2-3 दिन, बाद में मैं और भाई या बहन भी आएंगे। महेश उसे छोड़ने गया बस तक और मयूर को भी साथ ले लिया। शाम को 6 बजे सामने जो डेयरी थी वहां महेश भाई दूध लेने गए और उसके मालिक से अच्छी दोस्ती हो गई। ढेर सारी बातें हुई। महेश भाई ने बताया कि इस कारण से इतने दिनों के लिए रहने आए हैं। फिर वो घर पर आ गए और बाप बेटे खाना खाने लगे। अब 2 दिनों तक नीचे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर की आवाजें आती थी। फिर तीसरे दिन मार्केट में मयूर और महेश भाई घूम रहे थे। पापा, मम्मी क्यों ऐसा कह रही थी कि घर में कुछ है? बेटा तुमने कुछ देखा? नहीं पापा, देखा तो नहीं, लेकिन सुना है बहुत। वो भी रोज कोई चीज किचन से निकलकर ऊपर की ओर जाती है। बेटा हल्की सी काली परछाई दिखाई दी है मम्मी को, ऐसा वो कह रही थी मुझे। उसने कहा कि परछाई किचन से निकलकर दीवार में जाती है। नहीं पापा, आवाज ऐसी आती है जैसे ऊपर चढ़ती है। उस शाम महेश भाई दूध लेने गए और डेयरी वाले ने कहा, भाई आपने ये घर क्यों लिया? अरे क्या बताए किशन भाई, बाकी सब घर वाले 2 महीने का किराया मांग रहे थे और वो भी एडवांस 10,000 हो जाते, लेकिन इन्होंने 2,500 ही किराया बताया और 1 महीने का ही देना है। अरे भाई, लेकिन एक बार कहीं और भी देख लेते। क्यों भाई, क्या बात है? महेश भाई ने कहा, अरे बात तो कोई नहीं, बस ये थोड़ा पुराना है और काफ़ी लोग को पसंद नहीं आया, तो मैंने बस आपको बताया। इतना कहकर डेयरी वाला अपने दूध के कामों में पड़ गया। महेश भाई वापस आ गए, लेकिन उनको चैन नहीं हो रहा था। आवाज़ें तो उनको भी सुनाई दी थी। उन्होंने सोचा एक बार ऊपर जाकर देख लेता हूँ। वो गए, लेकिन कोई पाँव के निशान नहीं थे। ये उमा भी ना खामखा डरा देती है। वो हंसकर नीचे आ जाते हैं। उसी रात उन्हें एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर ऊपर तो गए तो पैरों के निशान थे। अब महेश भाई के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो भागकर नीचे आए और अपने बेटे के पास सो गए। अगली सुबह वो चिंता में थे जब उनका बेटा मयूर एग्ज़ाम देने गया था। वो स्कूल के पास ही उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करूं। फिर मयूर आया और दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया। उस वक्त महेश भाई सोच रहे थे कि क्या उस डेयरी वाले को ये पता होगा, क्या उसने इसी बात का इशारा मुझे किया होगा। उस शाम 4 बजे वो अपने एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ गए। वो घर अगली गली में ही पड़ रहा था। मयूर घर पर पड़ रहा था। 5 बज रहे थे। मयूर ने एक आवाज़ सुनी जिसकी वजह से वो डर गया। ऐसा लगा जैसे किचन में कोई नाच रहा है, कूद रहा है। शाम के सिर्फ 5 बजे ही। मयूर उठा और वहां देखने गया। हालांकि उसे डर लग रहा था जो उसने अपनी माँ और पिता से सुन रखा था उसके बाद, लेकिन वो अपने हाथ में किताब लेकर देखने गया। कोई परछाई जल्दी से भागी, सीढ़ियों के सामने गई, वहां से मयूर के सामने देखा और ऊपर चली गई। मयूर दौड़कर अपनी जगह आ गया और डरने लगा। उसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। वो रोने लगा क्योंकि उसके पापा भी वहां नहीं थे। थोड़ी देर में खिड़की से उसके पिता ने झांक कर देखा। अरे बेटा क्यों रो रहा है? पापा, पापा जल्दी आइए, कहाँ चले गए थे आप? 6 बजे उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। बेटा वो कोई स्त्री थी या पुरुष? कोई आदमी था पापा, मयूर ने बताया और उनकी गोद में ही सो गया। मम्मी की बात सही होगी, कुछ बुरा हो इससे पहले यहाँ से निकल जाते हैं। दोनों सोच में पड़ गए। महेश भाई चिंता में थे क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि थी और उसके अगले दिन फिर से उमा वापस आने वाली थी।
और उन्हें शहर जाना पड़ा था। महेश भाई ने सोचा, अरे मैं क्या करूं? फिर उनको विचार आया कि हमें उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे यहाँ आने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देखो बेटा, आज तुम्हें उसने देखा है ना, एक काम करो, दिल से एक बात बोलो, उसे जो भी है वो, और उनके लिए भगवान नारायण से प्रार्थना करो। फिर उसने पापा के बताया अनुसार वो सब किया और उसके पापा उसके पीछे खड़े रहे। मयूर किचन में गया। डरते हुए उसने अगरबत्ती जलाई और बोला, देखिए, मेरी बीमारी की वजह से मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ आकर एग्ज़ाम देने आपके घर आना पड़ा है। अब सिर्फ 6 दिन बाकी है, हम फिर चले जाएंगे। हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं, आपका रास्ता कहाँ से कहाँ तक का है और आपकी क्या ख्वाहिशें बाकी रह गई हैं। आप प्लीज़ मुझ पर और मेरे फैमिली पर गुस्सा मत करिए और हमें बख्श दीजिए। मैं आपके लिए भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा को मुक्ति मिले और आपको अच्छी जगह मिले। उनसे, उनके श्री चरणों में, हे भगवान नारायण, इनको अपने चरणों में शरण दीजिए। फिर उसने पूरे घर में वो अगरबत्तियाँ घुमा दी। दोनों बाप बेटे शाम का खाना बनाने लगे और फिर खाना खा लिया। उस रात कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ सुनाई नहीं दिया, ना ही कोई परछाई दिखाई दी। अगले दिन सुबह शिवरात्रि थी। दोनों बाप बेटे नहा धोकर मंदिर गए और उन्होंने वहाँ पूजा की। हे भगवान, मैंने भी उसे देखा था, बस उमा और मयूर को बताना नहीं चाहता था कि कहीं ये लोग डर न जाए। अब तो इन दोनों ने उसे देख लिया है और मैंने अपने विचारों के हिसाब से उमा और मयूर को समझाकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की है। अब आप ही रक्षा करना। दोस्तों, बात काफ़ी अजीब है, लेकिन 2 दिनों में कोई घटना नहीं हुई। तीसरे दिन उमा आई, उसे सब बताया महेश ने और वो उसे घर ले गए। अगले दिन महेश भाई फिर से अपने शहर काम के लिए आ गए। अब सिर्फ 2 पेपर्स बाकी थे और इंग्लिश विषय की तैयारियों में मयूर लग गया था। उसके लिए 1 दिन की छुट्टी थी। अब मयूर की जो बीमारी थी उसकी वजह से उसको एक बड़ी दिक्कत आई। उसके पैर में मोच आ गई और वो पैर ज़मीन पर भी नहीं रख पा रहा था। उसे बहुत पीड़ा होने लगी और ऊपर से उसकी बीमारी, जो कि एक खामी थी, उससे उसका दर्द बढ़ गया और पैर में बहुत सारी सूजन आ गई। इमरजेंसी में उसके पापा को बुलाना पड़ा, एक महंगा इंजेक्शन लेना पड़ा, लेकिन सुई लगाने वाला कोई नर्स या डॉक्टर नहीं मिला। मयूर बेचारा किताब खोलकर बैठा था और रोए जा रहा था। मम्मी, मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं कैसे करूँगा? मुझे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था, ना ही मैं चल पा रहा हूँ। दरअसल सबको पता था अभी 1 हफ्ते तक चल नहीं पाएगा। हर बार ऐसा ही होता था। लेकिन दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है ना। महेश और उसकी बेटी मीना के आने के बाद वो रोने लगी। क्या कह रहे थे आप कि वो चला गया, सब ठीक हो गया है? कुछ नहीं, देखिए उसने अपना काम कर दिया, मेरे बेटे को मुश्किलों में डाल दिया। अभी एग्ज़ाम कैसे देगा, क्या होगा? भगवान, इससे अच्छा यहाँ आए ही ना होते। भूत आखिर भूत होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते। देखिए मेरे बेटे की क्या हालत कर दी। महेश डरने लगा कि तुम ऐसा मत बोलो, क्या पता ये उसने ना किया हो और उससे बुरा लग जाए। वैसे भी मयूर को मोच तो स्कूल में ही आई है। मैं कुछ नहीं जानती, इसका क्या होगा अब। सब चिंता में थे। मयूर को नींद भी नहीं आ रही थी, न उसने कुछ खाया, पीड़ा भी बहुत हो रही थी और पढ़ा भी नहीं जा रहा था। वो अपने पिता और माँ की गोद में सर रखकर अपने पैर को पकड़कर बेहोशी सा सोने लगा। उसके सो जाने के बाद सबने उसे ठीक से सुलाया और सब सो गए। 1 बजे, 2:30 बजे मयूर के पैरों की एड़ी में कुछ हलचल हुई। उसका पाँव हल्का सा ऊपर उठा तो दर्द की वजह से वो जाग गया और देखने लगा। उतनी देर में उसकी एड़ी मुड़ गई। एक चटकने की आवाज़ आई और उसका दर्द बढ़ गया और पैर नीचे गिर गया।
उसके तो होश उड़ गए। वह हैरानी से अपने पैर को देखने लगा। उसने देखा सब तो सो रहे थे। तो उसने अपने रोने की आवाज़ रोक ली और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। पास में पड़ी इंग्लिश की किताब से पन्ने पलटने लगे, जैसे तेजी से हवा की वजह से होता है। वो देखने लगा तो एक मुश्किल नियम पर आकर पन्ना रुका। उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसने उसे पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसका किताब में ध्यान लगा और सुबह के 4 बज गए। उसका दर्द भी गायब हो गया था। उसने अपनी एड़ी देखी, सूजन जा चुकी थी। अरे, ये क्या हुआ? मेरा पैर ठीक कैसे हुआ? इसमें तो काफ़ी दिन लग जाते। मैंने इंजेक्शन भी नहीं लिया है। वो उठकर चेक करने लगा। उसे चला जा रहा था तो बाथरूम गया। आकर देखा तो सब सो रहे थे। 1.5 घंटे में काफ़ी पढ़ लिया था और वो सो गया। सुबह सीधा 7 बजे उठा। वो रात के बारे में सोचकर हंसने लगा। मीना टेंशन में थी। भाई, तू एग्ज़ाम कैसे देने जाएगा? मैं और पापा प्रिंसिपल से बात करके आते हैं। नहीं बहन, मैं ठीक हूँ, नहा कर जाऊँगा। देख, मैं चल सकता हूँ। वो उठा और एक पैर पर खड़ा होकर कहने लगा, कल यही वाला पैर दर्द कर रहा था ना? देखिए, अब ठीक है। सब हैरान हो गए और उमा ने पूछा, ये कैसे हुआ? मयूर ने कहा, बाद में बताता हूँ, मुझे जाना है। सब बहुत खुश थे। मयूर एग्ज़ाम हॉल गया। वहाँ जाकर पेपर्स को हाथ में लिया तो पूरे एग्ज़ाम में सबसे कठिन सवाल वही था जो रात को पन्ने पलटने लगे थे और उसके सामने आया था। लिखने से पहले उसके ऊपर वाले का उसने शुक्रिया किया और बोला, हे महान आत्मा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मुझे पता है आपने मेरी मदद की है। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। धन्यवाद भगवान, आपको शांति दे। शुक्रिया प्रभु। एग्ज़ाम देकर वो घर आया और अपनी बहन और मम्मी डैडी को रात के बारे में बताया और उस सवाल के बारे में। महेश भाई की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरे बेटे के साथ तो चमत्कार हो गया। देखो तो तुम क्या कह रही थी कि वो आत्मा बुरी है, लेकिन हो न हो उसने ही हमारे बेटे को चलता किया है। दोस्तों, उस दिन सब ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, खाना बनाया, खाया और सो गए। अब था मयूर का आखिरी पेपर, जो परसों था, और एक दिन की छुट्टी थी। दूसरे दिन उसकी बहन शहर आ गई और मम्मी पापा मयूर के साथ थे, क्योंकि फिर उनको सामान लेके घर आना था, तो महेश भाई रुक गए थे। उस दिन शाम को डेयरी वाले ने महेश भाई से कहा, क्या आप मेरे साथ एक काम पर आ सकते हैं? महेश ने सोचा, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों ना चल दिया जाए, वैसे भी बोर हो रहा हूँ। उन्होंने उमा को कहा, खाना बना लेना, मैं आता हूँ। 2 किलोमीटर दूर अपने खेत में डेयरी वाले ने महेश भाई को कहा, आप आदमी हो कि क्या हो भाई? महेश भाई समझे नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब आपने इतने दिन उस घर में निकाले कैसे? क्या कहना चाहते हैं आप? खुलकर बोलिए। तो डेयरी वाले ने कहा, अरे भाई, वो एक भूतिया घर है। वहाँ पर जब जब कोई किराए पर रहने आया है, परिवार में से कोई ना कोई मारा गया है, या पागल हो गए हैं, या सिर्फ 2-3 दिन में निकल गए हैं। आपने 12 दिन कैसे निकाले और अभी भी 3 दिन रहने वाले हैं? महेश भाई ने कहा, घर में कोई प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है, लेकिन अब इतने दिन निकल गए हैं तो 3 दिन निकल ही जाएंगे। उन्होंने सोचा मयूर के साथ जो हुआ नहीं बताना है। डेयरी वाला बोला, अरे आपने देखा नहीं, वो आपको घर की चाबी देने के लिए भी बस स्टॉप पर आया था। खुद मकान मालिक घर पे नहीं आता कभी। जब जब आया है उसने मुँह की खाई है। महेश भाई ने कहा, जो भी हो, परसों निकल रहे हैं। भगवान का शुक्र है हमें कोई दिक्कत नहीं आई। छोटे मोटे अनुभव हुए, लेकिन वो आत्मा बुरी नहीं है। आत्मा बुरी नहीं है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? डेयरी वाला कंफ्यूज था कि यार ये कैसा अजीब परिवार है जो भूतों को अच्छा बता रहे हैं। अरे भाई, मैं खुद वहाँ से मेरी दुकान कहीं और खोलने की सोच रहा हूँ। महेश भाई ने कहा,
अरे अब मत करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। फिर वो घर आ गए और सबने खाना खाया। अगले दिन वो सब बहुत घूमे और मयूर ने पढ़ाई भी कर ली। लास्ट पेपर देकर मयूर निकला। पापा, फाइनली कल सुबह घर जाएंगे। हाँ बेटा, पैकिंग भी करनी है, लेकिन भूलना मत आत्मा के लिए शांति प्रार्थना करनी है, उसका धन्यवाद मानना है। दोस्तों, उन्होंने पैकिंग की। घर को ताला लगाते वक्त फिर से प्रार्थना करके उस आत्मा का शुक्रिया किया और मकान मालिक को फ़ोन किया। महेश भाई ने कहा, भाई आपके घर की चाबी और किराया ले जाइए। अरे मैं नहीं आ सकता, आप मुझे बस स्टॉप पर दे दीजिए। जब वो वहाँ गए तो पहले तो महेश भाई गुस्सा हुए। ये बहुत बुरी बात है कि आपने हमें ऐसा घर दिया। कैसा घर? मकान मालिक ने कहा। भूतिया घर, और वो भी इतने हादसे के इतिहास वाला। मकान मालिक ने कहा, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? मैंने सोचा था ब्राह्मण परिवार को दूं तो मेरे घर का कल्याण हो जाए। महेश भाई ने उसे बहुत डांटा। तुम्हारी वजह से कई सारे परिवार बिखर गए। मकान मालिक बहुत ही कमज़ोर था। वो बोला, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? महेश भाई ने चाबी दी और कहा, अगली बार किसी को ऐसे मत देना। खुद अपने घर तुम लोग नहीं जाते और दूसरे को भेज दिया। इतना कहकर महेश भाई मयूर और उमा उस डेयरी वाले से मिले। उसने कहा, धन्य है आप लोग। वो मकान मालिक तो बहुत क्रूर है। कई सारे परिवारों को रातों रात घर से भागते देखा है मैंने। आपको ये सब नहीं देखना पड़ा, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। महेश भाई ने कहा, कैसा अजीब आदमी है। फिर वो लोग निकल गए और अपने शहर आ गए। मयूर के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। फिर उसने एक कहानी शेयर की। तो ये थी मयूर के एग्ज़ाम से जुड़ी एक सच्ची भूतिया कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई अनुभव आपको मिले हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक नई और खौफनाक सच्ची भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।